डेवलपमेंट क्या होती है और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट किया था वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। और उसके बाद किया था हमने इसके प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। आज हम करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है और आपके शैशवावस्था के शारीरिक विकास का परिचय देते हुए शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। ठीक ठीक है भाई। फिजिकल डेवलपमेंट, चलिए देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है। फिजिकल डेवलपमेंट कल भी बताया था, फिजिकल डेवलपमेंट जो हमारे व्यक्ति की लंबाई, भार, उसके जितने भी अंग हैं उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। जो हमारा ये बोला जाता है कि जो हमारा स्वस्थ मस्तिष्क है वह स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। तो बालक के लिए जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही, जितना इम्पोर्टेंट मस्तिष्क इम्पोर्टेंट है उतना ही उसके लिए फिजिकल डेवलपमेंट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी फिजिकल जो भी हमारा स्ट्रक्चर है और उसके डेवलपमेंट है उसका ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि मानव व्यवहार को निर्धारित करने वाले तत्व शरीर के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। भाई इन सब को छोड़ के कल जो कराया था ना मैंने, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है। फिजिकल डेवलपमेंट व्यक्ति की लंबाई, भार और उसके जितने भी फिजिकल जो पार्ट होते हैं उनकी डेवलपमेंट से संबंधित होता है। आपको ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जो कल जो डेफिनेशन कराई थी वो यहाँ से शुरू करना है आपको। तो फिजिकल डेवलपमेंट से हमारा अभिप्राय है हमारी लंबाई में, हमारे वेट में और जितने भी बॉडी पार्ट्स में जो भी बढ़ोतरी हो रही है, जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो सारा हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कहलाती है। फिजिकल डेवलपमेंट क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग बालक प्रथम एक शरीरधारी प्राणी है, उसका बिहेवियर, उसके एटीट्यूड का डेवलपमेंट उसकी फिजिकल डेवलपमेंट पर आधारित होता है। अतएव फिजिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। अब देखिए भाई, जन्म के बाद 6 वर्ष की आयु तक अवस्था शैशवावस्था कहलाती है, ठीक है। इस अवस्था की शारीरिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपको फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बताना है। उसके बाद इसने पूछा है जब बच्चा छोटा होता है उसके बचपन में, चाइल्डहुड जो है, ठीक है। तो जो आपकी 6 साल तक, जन्म से लेकर 6 साल तक आपका चाइल्डहुड इसने माना है, तो इसमें निम्नलिखित हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती है। एक तो वेट बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है, बोन्स, शारीरिक अंगों का अनुपात, हमारे दांत, हमारी मांसपेशियां, हमारा हार्ट और हमारा मस्तिष्क, आंतरिक अंगों का विकास, ठीक है। ये चीजें बढ़ती है हमारी। सबसे पहले तो बात आती है वेट की। जन्म के समय शिशु का भार बिल्कुल कम होता है, वह 2 किलो 3 किलो या पौंड में देखा जाए तो 7.13 पौंड तक होता है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है 6 साल तक उसका जो वेट है वो बढ़कर 40 पौंड के लगभग हो जाता है, ठीक है। इसको पौंड वगैरह ना याद रहे तो किलोग्राम में लिख लेना, जो हमारा इंडियन में जो हम मापते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब बच्चा जब जन्म लेता है तब तो वह 3 किलो के आसपास होता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसका वेट भी बढ़ता है। तो 6 साल के आसपास आते आते बच्चे का वेट 30 kg के आसपास, 30 या 35 के आसपास बच्चे का हो जाता है। लेंथ, अगर लंबाई की बात करें तो बच्चे की लंबाई भी जिस तरह वेट बढ़ रहा है वैसे ही बच्चे की लंबाई भी बढ़ती है। जब पैदा होता है बच्चा तो 20 इंच के आसपास होता है, ठीक है। 3 वर्ष में बालक की अपेक्षा बालिका के शरीर की लंबाई अधिक बढ़ती है। यानी कि पहले जो 3 साल होते हैं उसमें लड़की की लंबाई लड़के से ज्यादा होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो बालिका की हाइट पहले ज्यादा बढ़ती दिखाई देती है और बाद में लड़कों की हाइट ज्यादा बढ़ती दिखती है। और 6 वर्ष की आयु तक बच्चे की हाइट 40 से 42 इंच तक हो जाती है। यानी कि देखा जाए तो 6 वर्ष के बालक की आयु आपकी इंचों में दे रखी है इन्होंने, ठीक है, इंचों में दे रखी है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। 6 साल का बच्चा मेरे ख्याल में 3-3.5 फुट का तो हो ही जाता होगा। हड्डियां, बोन्स, जन्म के समय शिशु के शरीर का कुल 270 हड्डियां होती हैं जो बिल्कुल ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी हड्डियां क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स, यानी कि कठोर हो जाती है। हड्डियों के कठोर होने को अस्थिकरण कहते हैं। और फिर धीरे धीरे करके ये जो बोन्स है 270 की बजाय 200
6 बोन रह जाती है, यानी कि वो 270 इसलिए थी क्योंकि वो अलग अलग थी। अब वो सारी धीरे धीरे क्या है इंटरलॉक होने लगी, यानी कि जुड़ने लगी हैं। तो वो सारी बोन्स 200 आपके जितनी होती है 200 कटकर हो जाती है। उसके बाद है शारीरिक अंगों का अनुपात। शरीर के जितने भी अंग हैं उनकी डेवलपमेंट समान रेशियो में नहीं होती है। नवजात शिशु का सिर उसके हाथ पैर की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसके हाथ पैर से बड़ा उसका सिर दिखाई देता है, ठीक है। किंतु आयु बढ़ने के साथ साथ सिर का अपेक्षाकृत छोटा होता जाता है और हाथ पैर की लंबाई बढ़ जाती है। दांत, जन्म के समय शिशु के मुंह में एक भी दांत नहीं होता। 6 माह की आयु में आते आते बच्चे के दूध के दांत निकलना प्रारंभ होते हैं और 4 वर्ष तक की आयु तक सभी दांत निकल जाते हैं और 5 वर्ष की आयु से स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि जो दूध के दांत है वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और परमानेंट टीथ निकलना शुरू हो जाते हैं। मांसपेशियां, नवजात शिशु की जितनी भी मसल्स होती है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती। आयु बढ़ने के साथ साथ इनकी डेवलपमेंट होती है और जो हमारी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनका भार शरीर के कुल भार का 23% होता है। उसके बाद आता है हमारा हार्ट और ब्रेन। बालक के जन्म के साथ ही श्वास एवं रक्त प्रवाह दोनों क्रियाएं आरंभ हो जाती है, सांस लेना और छोड़ना, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जन्म के समय हृदय की धड़कन तेज होती है। प्रति माह हृदय की धड़कन 140 बार प्रति मिनट होती है, किंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो बच्चे की धड़कन भी स्थिर होना शुरू हो जाती है और 6 वर्ष की आयु में ये संख्या घटकर 100 बार प्रति मिनट हो जाती है। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। 2 वर्ष में 2 गुना और 5 वर्ष में कुल भार का 80% हो जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है भाई कि जन्म के समय, सीटेट में आया था क्वेश्चन एक बार कि जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है, या फिर ये पूछ लिया जाए एक अडल्ट व्यक्ति के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 720 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है, और बच्चे में 350 ग्राम। उसके बाद है आंतरिक अंगों का विकास। जन्म के बाद ही शरीर के आंतरिक अंग जैसे फेफड़े, स्नायु मंडल, नाड़ियां, पाचन अंग का भी डेवलपमेंट होता है, यानी कि हमारे अंदर जितने भी लंग्स हैं, हमारी जितनी भी वेन्स है, आर्टरीज हैं, हमारा पाचन सिस्टम है, इन ये सब भी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। बच्चे के अंदर क्या होता है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका विकास अत्यंत धीमी गति से होता है। तो ठीक है, एक बार फिर से और ले लो। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है हमारी? फिजिकल डेवलपमेंट व्यक्ति की लंबाई, भार और उसके शारीरिक अंगों के विकास से संबंधित होती है, ठीक है। तो अब इसने बताया गया है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक बच्चा शैशवावस्था चाइल्डहुड के दौरान होता है, तो उसमें उसका भार, उसका वेट बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है। हड्डियों में भी क्या होता है, पहले बिल्कुल सॉफ्ट होती थी, अब हड्डियां उसकी कठोर होना शुरू हो जाती है। शारीरिक अंगों का भी रेशो हो जाता है। दांत भी उसके पहले स्टार्टिंग में एक भी दांत नहीं होता, 6 महीने से उसके मिल्क टीथ निकलने लग जाते हैं और 5 वर्ष की आयु तक वो टूटना शुरू हो जाते हैं और परमानेंट निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही मसल्स भी दिया गई है कि पहले मसल्स इतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती, जैसे एज बढ़ती है बच्चे की मसल्स भी डेवलप होती हैं। हृदय और मस्तिष्क का भार भी यहाँ पर बताया गया है। हृदय की धड़कन 140 बार स्टार्टिंग में और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है 6 वर्ष तक 100 प्रति मिनट रह जाती है। उसके बाद आता है आंतरिक अंगों का विकास। जन्म के बाद ही शरीर के आंतरिक अंग जैसे हमारे अंदर लंग्स होते हैं, हमारे जितने भी हमारा किडनी हो गई, हमारा पाचन सिस्टम, ये सभी। तो यहाँ तक समझ में आ गया आरती? यस मैम। चलिए अगला देखते हैं। अब है आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कि आपका जो शारीरिक विकास है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका हेरिडिटी, ठीक है, वंशानुक्रम। दूसरा आपका इन्वायरमेंटल। तीसरा आपका बैलेंस डाइट। चौथा आपका डेली रूटीन। पांचवा आपका स्लीप एंड रेस्ट। 6th है आपका प्रेम या लव। 7th है सिक्योरिटी। 8th है आपकी प्ले एंड एक्सरसाइज। देखिए भाई, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में सबसे पहला कारक तो आता है हमारा हेरिडिटी, कि जैसे माता पिता का स्वास्थ्य और शरीर की रचना होगी, बच्चे की भी शरीर की रचना उसी के अनुसार होती है, ठीक है।
उसके बाद इन्वायरमेंट का भी हमारे उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर बच्चे को सही मात्रा में स्वच्छ पानी, धूप, जल, ये सही चीज़ें मिलती रही तो बच्चे की डेवलपमेंट सही होती है। अगर बच्चे को इन्वायरमेंट ठीक नहीं मिल रहा, यानी कि वायु दूषित है, तो बच्चे को सांस संबंधी रोग हो जाते हैं, खांसी, जुकाम, ये सारी चीज़ें हो जाती। धूप नहीं मिल रही या अच्छा पानी नहीं मिल रहा, तो उससे क्या होती है, बच्चा बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा, और बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा तो फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है। तीसरी बात आती है बैलेंस डाइट की। अगर बच्चे को बैलेंस डाइट मिल रही है, प्रॉपर उसको खाना मिल रहा है, तो उसकी डेवलपमेंट सही रहेगी, ठीक है। उसके बाद है डेली रूटीन। डेली रूटीन भी उसके अच्छे स्वास्थ्य पर आधारशिला है। बालक के खाने, सोने, खेलने, पढ़ने आदि का समय निश्चित होना चाहिए, जिससे बालक क्या है, स्वस्थ रहेगा। उसके बाद है स्लीप एंड रेस्ट। बच्चे का रेस्ट का टाइम और जो विश्राम का समय है, ठीक है, निद्रा और विश्राम, ये भी प्रॉपर होनी चाहिए। 3 से 4 साल के बालक को 12 घंटे और किशोर बालक को 8 घंटे तक नींद लेनी चाहिए, जिससे उसकी शारीरिक थकान दूर हो सके और उसकी डेवलपमेंट हो सके। अगर मान लीजिए हम ही नहीं सो पाते तो क्या होता है, हमारी वर्क एफिशिएंसी घट जाती है, हमें पूरा दिन सिर दर्द जैसा महसूस होता है, ठीक है। तो जो हमारी निद्रा भी हमारी डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट करती है। उसके बाद है प्रेम। बालक के शारीरिक विकास पर परिवार के सभी सदस्यों के प्रेम का भी प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को माता पिता से प्रेम नहीं मिलता तो वह दुखी रहने लगता है, और अगर मान लो किसी के माता पिता की अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दिशा में उसके शरीर का संतुलित डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी सिक्योरिटी। बालक के संतुलित डेवलपमेंट के लिए उसकी सिक्योरिटी की भावना होना भी आवश्यक है। अगर ये सिक्योरिटी नहीं है तो बच्चा हमेशा भय का अनुभव करेगा और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठता है, उससे उसका विकास रुक जाता है। उसके बाद आता है प्ले एंड एक्सरसाइज। शारीरिक विकास के लिए खेल और व्यायाम अति आवश्यक है। शिशु अवस्था में बालक स्वयं ही हाथ पैर चलाकर या जमीन पर चलकर पर्याप्त व्यायाम कर लेता है, परंतु बालक और किशोरों के लिए खुली हवा में खेल, और यानी कि जैसे अगर बच्चा एक्सरसाइज करता है, रूटीन से घूमता फिरता है, तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट पर इसका असर देखने को मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट जो कल हमने पढ़े थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, कुछ पॉइंट सेम एज इट इज यहाँ पे हैं, ठीक है, 1-2 पॉइंट ही नया है। समझ में आ गया? यस मैम। उसके बाद है आपका मेंटल डेवलपमेंट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये तो था आपका फिजिकल डेवलपमेंट। अब बात आती है आपकी मेंटल डेवलपमेंट की, यानी कि जो आपने पढ़े थे ना, वो धीरे धीरे सबके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। मेंटल डेवलपमेंट का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसे प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। मेंटल डेवलपमेंट ये भी पीछे से कर लेना। क्या होता है भाई हमारा, जिसका संबंध हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, मानसिक विकास से अभिप्राय ज्ञान भंडार में वृद्धि और उसके उपयोग से है, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट का उत्पन्न होना तथा वातावरण के प्रति एडजस्टमेंट की कैपेबिलिटी को मानसिक विकास कहते हैं। यानी कि मेंटल डेवलपमेंट से अभिप्राय एक तो हमारा जो नॉलेज है उसमें बढ़ोतरी होना, ठीक है, यानी कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल से, जो हमारी बुद्धि से रिलेटेड होती है, वो हमारी मेंटल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इसमें हम क्या कर पाते हैं, अगर हमारी मेंटल डेवलपमेंट अच्छी है तो हम किसी भी इन्वायरमेंट में इजीली एडजस्ट हो पाते हैं, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार होता है। शिक्षक को बालकों के मेंटल डेवलपमेंट को दृष्टिगत रखते हुए अध्यापन कराना चाहिए, यानी कि टीचर को बच्चे को देखते हुए क्या अपना टीचिंग कार्य पूरा करवाना चाहिए। मेंटल डेवलपमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया? यस मैम। उसके बाद आते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब इसमें भी वही आ गया, हेरिडिटी पीछे था अब भी है, इन्वायरमेंट पीछे भी था अब भी है, ठीक है। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल, फिजिकल हेल्थ, आपका बैलेंस डाइट और आपकी आयु। अब देखिए वंशानुक्रम, जो हमारी बुद्धि है वो विरासत में मिलती है। बालकों में बुद्धि पर भी क्या है, यानी कि यहाँ पर आर्नोल्ड गैसेल के अकॉर्डिंग बालकों को की बुद्धि पर हेरिडिटी का इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जो ये मानते हैं कि ये जो गैसेल है वो ये मानते हैं कि मान लीजिए माता पिता इंटेलिजेंट है तो उसका कुछ इफेक्ट बच्चे के ऊपर भी आता है कि बच्चा भी इंटेलिजेंट ही होगा, ठीक है। तो उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद वातावरण,
हमारे इन्वायरमेंट का भी हमारे आईक्यू लेवल पर पर्याप्त पड़ता है। अब देखो भाई, परिवार का वातावरण, अगर हमारा फैमिली का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लोग क्या डिसिप्लिन में रहते हैं, उनके इकोनॉमिक स्टेटस ठीक है, भाई बहनों की संख्या यानी कि माता पिता के संबंध कैसे हैं, ये सारी चीजें भी बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालती है। मान लो माता पिता अच्छे से प्यार से रह रहे हैं तो बच्चा भी वही सीखेगा। अगर माता पिता के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो बच्चा क्या है, तो परिवार में अच्छे से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो इसका बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। ठीक है। उसके बाद पास पड़ोस का प्रभाव, बालक जब पड़ोस के संपर्क में आता है तो वह भी जैसा पड़ोस में इन्वायरमेंट होगा वैसा ही बच्चा सीख जाता है, तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। विद्यालय का कैसा वातावरण है, ठीक है, तो हमारे विद्यालय के वातावरण पर भी बालक के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्या कैसा बिहेवियर किया जाता है, कैसा टीचिंग मेथड अपनाया जाता है, क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ों का क्या हमारी को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, इनका भी इफेक्ट। दूसरा है हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट। तो कल्चरल इन्वायरमेंट का भी हमारी मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। यदि बालकों के अनुकूल वातावरण मिले तो उनकी बुद्धि अच्छे से विकसित हो जाती है। तो ये था हमारा इन्वायरमेंट का इफेक्ट हमारी मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। मुझे तो एक लिए आरती रहेगी तब भी पढ़ाना है। आगे है आपका सामाजिक और आर्थिक स्तर। माता पिता का क्या बिजनेस है, क्या संबंध है, वो किसकी आर्थिक स्थिति, भौतिक सुख सुविधाएं, अध्ययन सुविधाएं भी बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करती है। यानी कि हमारा समाज में कैसा रवैया है, कैसा हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है, ये भी बच्चे की जो बुद्धि है उसके ऊपर, मानसिक डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट करती है। शारीरिक स्वास्थ्य, अगर बच्चा स्वस्थ रहता है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट सही रहेगा। अगर मान लो बच्चा पैदा होते ही बीमार होना शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं उसकी मेंटल डेवलपमेंट रुक जाती है। उसके बाद है आयु, और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है तो भी हमारी मेंटल डेवलपमेंट है वो कम होती चली जाती है। आप देखते हो ना, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हम चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं पे रख दी याद ही नहीं आ रही कहाँ पे रखी। ठीक है, तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बुद्धि क्या है, प्रखर बनेगी, लेकिन जैसे ज़्यादा एज बढ़ जाती है तो उसका इफेक्ट भी हमारी बुद्धि के ऊपर पड़ता है। हमारी जो बुद्धि है वो 16 से 20 वर्ष तक तो बढ़ती है, ठीक है, वो चरम सीमा पर होती है। और जैसे जैसे मान लीजिए आप 60 या 70 प्लस होते जाते हैं तो जो हमारी मेंटल डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो ये था आपका मेंटल डेवलपमेंट क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया बेटे? Yes, ma'am. उसके बाद है आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। इसको पढ़ना बेटा आरती। ओके मैम। संज्ञानात्मक विकास मनोविज्ञान में अध्ययन का एक क्षेत्र है जिसका संबंध बालक के संप्रत्य निर्माण, संवेदना कौशल, भाषा विकास और मस्तिष्क विकास से है। इस विषय पर अनेक अनुसंधान हुए हैं कि बालक किस प्रकार संसार की संकल्पना कैसे समझ पाते हैं। इस क्षेत्र में सबसे अग्रणी जीन पियाजे का नाम लिया जाता है, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका वर्णन अध्याय 2 में किया गया है। संज्ञानात्मक विकास को मानसिक विकास भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बालक के विभिन्न आयामों की वृद्धि और विकास के साथ ही उसमें कुछ ऐसी मानसिक क्षमताओं का विकास भी हो जाता है जिनकी सहायता से वह कुछ समस्याओं का हल करने लगता है। संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय ऐसी मानसिक क्षमताओं के विकास से है जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में सक्षम होता है। संज्ञानात्मक विकास एक व्यापक आयाम है जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, समझ शक्ति, विचार शक्ति, तर्क शक्ति, भाषा का विकास, निर्णय लेने की क्षमता और समस्या समाधान की योग्यताओं का विकास शामिल है। ये सभी प्रकार के विकास मिलकर ही संज्ञानात्मक विकास बनते हैं। इन सभी का एक समान विकास होना आवश्यक है क्योंकि ये सभी एक दूसरे पर आधारित होते हैं। 6 से 11 वर्ष की अवधि संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट है वंशानुक्रम। जन्म के समय शिशु माता पिता से कुछ आनुवंशिक विशेषताएं लेकर पैदा होता है जो उसके भविष्य के संज्ञानात्मक विकास का आधार बनते हैं।
ये प्राय देखने में आता है कि प्रतिभाशाली माता पिता के बालक प्रतिभावान होते हैं। सेकंड है शारीरिक विकास। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, विकास के विभिन्न आयाम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बालक का शारीरिक विकास भी उसके संज्ञात्मक विकास को प्रभावित करता है। जिस बालक का शारीरिक विकास कम होता है, उसका संज्ञात्मक विकास कम होने की संभावना होती है। थर्ड है स्वास्थ्य। बालक के स्वास्थ्य का सीधा संबंध उसके संज्ञात्मक विकास से है। यदि उसका स्वास्थ्य खराब रहता है तो उसका संज्ञात्मक विकास भी बाधित होता है। ऐसा प्राय देखने में आता है कि बीमार बालक अपनी पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि बालक के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। फोर्थ है पारिवारिक वातावरण। बालक हमेशा अपने परिवार के संपर्क में रहता है। उसका सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञात्मक विकास परिवार में रहकर ही होता है। भाषा के विकास में परिवार महत्वपूर्ण होता है। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध बालक के संज्ञात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। जिन परिवारों में वातावरण सौहार्दपूर्ण रहता है, उस परिवार में बालक का संज्ञात्मक विकास अच्छी तरह होता है। यदि परिवार में डर, असुरक्षा, चिंता और उदासी का वातावरण रहता है, उस परिवार में बालक का संज्ञात्मक विकास अवरुद्ध हो जाता है। लास्ट पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। विभिन्न समाज और संस्कृति के बालकों के संज्ञात्मक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। ये इस पर आधारित है कि वे समाज विकास को किस आयाम को अधिक महत्व देता है। उदाहरण के लिए हरियाणा राज्य में परंपरागत रूप से शारीरिक विकास पे अधिक बल दिया जाता है। प्राचीन जर्मनी में मानसिक विकास पे अधिक बल दिया जाता है। अब देखो भाई, कोग्निटिव डेवलपमेंट, अगर इसको देखा जाए तो कोग्निटिव डेवलपमेंट हमारे मेंटल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होती है, क्योंकि जो हमारे दिमाग से ही रिलेटेड होती है। तो इसने बताया हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट साइकोलॉजी की स्टडी का एक क्षेत्र है, जिसका संबंध क्या होता है, हमारे माइंड से होता है, जिसमें हमारे कंसेप्ट फॉर्मेशन, ठीक है, हमारी जो भी स्किल्स है, लैंग्वेज डेवलपमेंट और हमारे ब्रेन डेवलपमेंट इसमें शामिल होती है। ठीक है, कि बालक किस प्रकार संसार में जो चीजें हैं उनको समझ सकता है, ठीक है, समझ पाते हैं। और इसमें जीन प्याजे का नाम लिया जाता है, जिन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को प्रतिपादित किया, ठीक है, जिसका वर्णन जिसका क्या है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट का अर्थ, यानी कि बालक के जितने भी एस्पेक्ट है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ कुछ मेंटल क्षमताओं का होना भी, कुछ मानसिक विकास का होना भी आवश्यक है, जिसकी सहायता से वह प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। तो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट से अभिप्राय ऐसी मानसिक क्षमताओं के विकास से है जिसकी सहायता से बालक अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने में सक्षम होता है। यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट हमारी मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें बच्चा क्या है, ऐसी स्किल सीखता है, उसका मानसिक डेवलपमेंट हो रखा है, तो वह आसानी से किसी भी इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर सकता है, या उसके सामने कोई भी समस्या आ जाए उस समस्या को वह इजीली सोल्व कर सकता है। ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आपके कंसेप्ट फॉर्मेशन भी आती है, आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आती है, आपका ब्रेन डेवलपमेंट भी इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये था इसका मीनिंग। अब है जो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें आप सेंसेशन, परसेप्शन, स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, तर्क शक्ति, भाषा का विकास, निर्णय लेने की क्षमता और समस्या समाधान की योग्यताओं को डेवलप करते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या है, जितने भी डेवलपमेंट है हमारी, जितनी भी शरीर की डेवलपमेंट, वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं या एक दूसरे पर आधारित होती हैं। 6 से 11 वर्ष की अवधि कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी कि 6 से 11 साल की जो डेवलपमेंट होती है, जो बच्चे का आपका मेंटल डेवलपमेंट होनी होती है वो 11 साल तक हो चुकी होती है, कि बच्चा कितना पढ़ेगा, कितना अच्छा नहीं पढ़ेगा, वो आपको 11 साल तक पता लग चुका होता है। ठीक है, यानी कि 6 से 11 साल तक के एज में आपको पता लग चुका होता है, यानी कि आप ये लगा लो फर्स्ट से लेकर 5th तक आपको पता लग जाएगा कि आपका बच्चा कैसा पढ़ने वाला है। ठीक है, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग कोग्निटिव डेवलपमेंट के वही है जैसे आपने उसमें हेरिडिटी पढ़ा था, फिजिकल डेवलपमेंट, हमारा स्वास्थ्य है, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्लियर हुआ डेवलपमेंट का, कोग्निटिव डेवलपमेंट का। यस मैम। अब मुझे ये बताओ, फैक्टर अफेक्टिंग दोबारा से बताने की जरूरत है या रहने दूं, क्योंकि वही सेम है। मैम सेम है, रिपीट हुए हैं वही कोई फैक्टर्स तो दोबारा, है ना, क्योंकि सारे वही कर रखे हैं, 3 बार, तीसरी बार रिपीट हो चुके हैं। हेरिडिटी भी बस उसको क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट से लिख दिया, उसको मेंटल एस्पेक्ट से लिख देना, इसको कोग्निटिव एस्पेक्ट से लिख देना।
ठीक है, इसमें एक शारीरिक विकास आया है। विकास के विभिन्न आयाम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बालक का शारीरिक विकास भी उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। जिस बालक का शारीरिक विकास कम होता है उसका संज्ञानात्मक विकास भी कम होने की संभावना होती है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्याजे का। प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्याजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये आपका 2017 वाले पेपर में भी आया है। ठीक है, तो एक बार इसको रीड आउट करो बेटे। ओके मैम। पियाजे का नैतिक सिद्धांत। नैतिक सोच के विषय में लोग कैसे सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या नैतिक सवालों पर बच्चे भी वैसे ही विचार करते हैं जैसे कि वयस्क। पियाजे के पास इन सवालों को लेकर कुछ विचार थे और लॉरेंस कॉलबर्ग के पास भी कुछ विचार थे। प्याजे का सिद्धांत। बच्चे नैतिक मुद्दों के बारे में कैसे सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत। अच्छा बेटा। इसके बारे में प्याजे 1932 ने रुचि की जागृत की थी। उन्होंने बहुत अधिक गहराई से 4 से 12 साल के उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया। प्याजे ने बच्चों को कंचे खेलते हुए देखा ताकि वे ये जान सके कि बच्चों ने खेल के नियम पर किस तरह से विचार किया। उन्होंने बच्चों से नैतिक मुद्दों के बारे में भी बात की जैसे कि सजा और न्याय। प्याजे ने पाया कि जब बच्चे नैतिकता के बारे में सोचते हैं तो वे 2 अलग-अलग अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। प्याजे ने इस विषय पे काफी अनुसंधान किया तथा पाया कि 4 से 7 साल के बच्चे नैतिकता दिखाते हैं, जो कि प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांतों की पहली अवस्था है। बच्चे न्याय और नियमों को दुनिया के बदलने वाले गुणधर्म मानते हैं। उनके लिए न्याय और नियम ऐसी चीजें जो लोगों के बस से बाहर होती हैं। सेकंड है 7 से 10 साल की उम्र में बच्चे नैतिक चिंतन की पहली से दूसरी अवस्था के बीच एक मिली-जुली स्थिति में होते हैं। थर्ड है 10 साल या उससे बड़े बच्चे ऑटोनोमस नैतिकता दिखाते हैं। वो ये बात जान जाते हैं कि नियम और कानून लोगों के बनाए हुए हैं और किसी के कार्य का मूल्यांकन करने में वे कार्य को करने वाले व्यक्ति के इरादे और कार्य के परिणामों के ऊपर भी विचार करते हैं। प्याजे के अनुसार चूंकि छोटे बच्चे बाहरी सत्ता वाली नैतिकता के स्तर पर होते हैं, अतः वे किसी के व्यवहार के बारे में सही या गलत का निर्णय उस व्यवहार से होने वाले परिणामों को देखकर लेते हैं, ना कि व्यवहार करने के उद्देश्य के आधार पर। जैसे कि उनके लिए जानबूझ के तोड़े गए एक कप की तुलना में हादसे में 12 कप टूटने की घटना ज्यादा बुरी है। जैसे जैसे बच्चे स्वतंत्र अवस्था पर आने लगते हैं, वैसे वैसे किसी काम को करने वाले का उद्देश्य उनके नैतिक चिंतन का एक आवश्यक बिंदु बनने लगता है। बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे ये भी मानते हैं कि नियम ना बदलने वाली चीज है और ये नियम किसी शक्तिशाली सत्ता के द्वारा बनाए गए हैं। प्याजे ने छोटे बच्चों को सुझाया कि वे कंचे के खेल के नियम बनाएं, तो छोटे बच्चों ने मना कर दिया। दूसरी तरफ बड़े बच्चों ने परिवर्तन को स्वीकारा और पहचाना कि नियम सिर्फ हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें बदला जा सकता है। बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे तुरंत न्याय की धारणा में विश्वास रखते हैं, यानी कि अगर एक नियम तोड़ा जाता है तो सजा भी मिलनी चाहिए। छोटे बच्चे मानते हैं कि अगर किसी चीज को खंडित किया या तोड़ा गया तब ये काम अपने आप सजा से जुड़ जाता है। इसलिए छोटे बच्चे जब भी कोई गलत काम करते हैं तब चिंता से अपने आसपास देखने लगते हैं, ये सोचकर कि उन्हें सजा तो मिलेगी। तुरंत न्याय का सिद्धांत ये भी कहता है कि अगर किसी के साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ हो तो उस व्यक्ति ने जरूर पहले का कुछ किया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ। बड़े बच्चे जो नैतिकता की स्वतंत्रता रखने लगते हैं, ये पहचानते हैं कि सजा तभी मिलती है जब किसी ने कुछ गलत होते देख लिया हो और उसके बाद भी जरूरी नहीं कि सजा मिले ही। नैतिक तर्क को लेकर इस तरह के परिवर्तन कैसे आते हैं, इस बारे में प्याजे मानते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी सोच सामाजिक मुद्दों के बारे में गहरी होती चली जाती है। प्याजे का मानना है कि सामाजिक समझ साथियों के साथ आपस में आपसी लेन देन से होती है। जिन साथियों के पास एक जैसी शक्ति और ओहदा होता है वह वहाँ योजनाएं भी समझौता किया जाता है और सहमत ना होने पर तर्क दिया जाता है और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। अभिभावक और बच्चे के रिश्तों में जहाँ अभिभावक के पास शक्ति होती है लेकिन बच्चों के पास नहीं, वहाँ नैतिक तर्क की समझ को विकसित करने की संभावना कम रहती है, क्योंकि अधिकतर नियम आदेशात्मक तरीके से दिए जाते हैं। देखो बेटे, इसमें बताया गया है जो प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में बात की गई है। प्याजे ये मानते हैं कि नैतिक विकास के कि लोग कैसे सोचते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और उसने अपनी रिसर्च में क्या है कुछ बच्चों के ऊपर उसने रिसर्च की।
ठीक है, वो ये जानना चाहता था कि लोग क्या सोच रहे हैं, मानो सेम कंसेप्ट है, उसके ऊपर मैं कैसा सोच रहा हूँ और बाकी के लोग कैसा सोच रहे हैं। तो इस थ्योरी को उसने मोरल डेवलपमेंट की बात दी। 1932 में उनके अंदर क्या है, इस डेवलपमेंट को लेकर रुचि जागृत हुई। उन्होंने बहुत गहराई से 4 से लेकर 12 साल तक के बच्चों के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया, उनका इंटरव्यू लिया। ठीक है, और प्याजे ने बच्चों को क्या है, कंचे खेलते हुए देखा और उसने देखा कि किस प्रकार बच्चे खेल के नियमों को मान रहे हैं। ठीक है, प्याजे ने पाया कि जब मोरल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो वे अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्याजे ने ये देखना चाहते थे कि एक ही कंसेप्ट के ऊपर लोग अलग अलग तरीके से कैसे सोचते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो उसने रिसर्च की थी, 1932 में उनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ इसके अंदर, और 4 से 12 साल के बच्चों के ऊपर उसने रिसर्च की। सबसे पहले उसने कंचे खेलते हुए देखा बच्चों, और उसने यहाँ पर 2 या 3 स्टेप में अपने उसको बताया कि मोरल जो डेवलपमेंट है वह अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। उसने बोला कि पहले 4 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं वो ये मानते हैं कि भाई रूल तो फॉलो करना बहुत जरूरी है, अगर हम रूल को तोड़ेंगे, नियमों को तोड़ेंगे तो हमारी पिटाई होएगी। ठीक है, मम्मी गुस्सा करेगी, पापा गुस्सा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद 7 से 10 साल वाले बच्चे, उनके अंदर क्या हो जाता है, दूसरी अवस्था, मिली जुली अवस्था हो जाती है। कुछ बच्चे मानते हैं, कुछ बच्चे नहीं मानते। उसके बाद आती है 10 से और उससे बड़े बच्चे। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो ये उनको पता लग जाता है कि ये जो नियम बनाए गए हैं ये क्या है, ये मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए हैं। ठीक है, लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, और किसी भी कार्य का इवैल्यूएशन करने में वो कार्य को करने वाले व्यक्ति के इरादों और उसके परिणामों के ऊपर भी विचार करते हैं कि ये भी नियम क्या है, लोगों ने ही बनाए हैं, और लोगों ने जो ये नियम बनाए हैं ये अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो 10 साल से ऊपर वाला बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखो, छोटे बच्चे बाहरी सत्ता वाली नैतिकता के स्तर पर होते हैं। वे बिहेवियर के बारे में सही और गलत का निर्णय उस बिहेवियर में होने वाले परिणामों को देखते हैं। बच्चे बोलते हैं सही किया या गलत किया, वो जो रिजल्ट मिलेगा ना उसको सोच के देखते हैं। अगर मान लो बच्चे ने एक कप तोड़ दिया, उसको ये पता है कि जानबूझकर मैंने कप तोड़ा है तो मेरी पिटाई होएगी। ठीक है, तो बच्चे इसका रिजल्ट क्या है, बाहरी सत्ता से लेते हैं। बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे भी मानते हैं कि नियम न बदलने, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं वो ये बोलते हैं, ये मानते हैं कि ये नियम न बदलने वाली चीज है। ठीक है, छोटे बच्चे ये नहीं सुझा पाते कि हमें नए नियम बनाने हैं कंचा खेलने के। तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो ये है कि ये मैन मेड है नियम, हम अपने खुद के रूल्स भी बना सकते हैं। छोटे बच्चे मानते हैं नियम तोड़ा तो हमें सजा मिलेगी, हम इनको खंडित नहीं कर सकते। लेकिन बड़े बच्चों में देखा जाए तो ऐसी सोच नहीं होती, वो ये बोलते हैं कि हम नया नियम भी अपना डेवलप कर सकते हैं। अगर हम मोरल तर्क पर देखा जाए तो इस तरह के परिवर्तन कैसे आते हैं, इस बारे में प्याजे मानते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी समझ सामाजिक मुद्दों पर, जितने भी सोशल इफेक्ट है उनके ऊपर गहरी होती चली जाती है। और प्याजे का मानना है कि सामाजिक समझ साथियों के साथ आपसी लेन देन से आती है, यानी कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो क्या है, उसको समाज के बारे में पता लग जाता है, उसकी सोच डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, तो फिर वह योजनाओं के बीच समझौता नहीं करता और न ही सहमत होता है। अभिभावकों और बच्चों के रिश्तों में जहाँ अभिभावक के पास शक्ति होती है लेकिन बच्चों के पास नहीं, वह नैतिक तर्क की समझ को डेवलप करने की संभावना कम रहती, क्योंकि अधिकतर नियम आदेशानुसार तरीके से किए जाते हैं। यानी कि ये बोला, अगर बच्चे में और उसके पेरेंट्स में, मान लीजिए पेरेंट्स के पास ये पावर है कि वो बच्चे को सुधार सके, लेकिन बच्चा जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे आपकी बात माने। ठीक है, उनकी समझ को विकसित करने की संभावना यहाँ पर कम होती है, बल्कि उन लोगों में टकराव भी उत्पन्न हो जाता है। अधिकतर नियम यहाँ पर आदेशात्मक तरीके से दिए गए हैं। बस यही था आपका किसका, मोरल डेवलपमेंट के बारे में, कि कौन व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, क्या सही है क्या गलत है, इसके विषय में आंसर करना ही मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया? यस मैम। अब ना इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ, बाकी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कल करवाओगे। पेज नंबर 20, विकास का अर्थ बताइए। अब आप बताओगे मुझे डेवलपमेंट क्या होती है, कल करवाया था।
मैम विकास का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के उसके मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट से, कि उसका मानसिक विकास कैसा हो रहा है, उसका शारीरिक विकास कैसा हो रहा है और किस सिचुएशन में हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप जो वहाँ पे आगे पढ़ा था वो यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद है आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और ग्रोथ से आपका क्या अभिप्राय है? विकास और अभिवृद्धि, तो मैम जो अभिवृद्धि। ग्रोथ होती है वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है होनी, पर जो हमारा डेवलपमेंट है वो जिंदगी भर चलता है, जब तक हम जीवित रहते हैं। हम कुछ बदलता है हमारे में, कुछ चेंजेस होते हैं, हर टाइम होते रहते हैं विकास में चेंजेस। हाँ जी, और जो हमारी ग्रोथ होती है वो हमारी क्वांटिटेटिव नेचर की होती है, उसको माप सकते हैं, और जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो क्वालिटेटिव नेचर की होती है, उसको हम माप नहीं सकते। उसके बाद है आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक निश्चित दिशा के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक निश्चित दिशा में चलता है। ये बात भी आई थी आपकी कि जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो हमारा क्या है, बालक के शरीर का जो विकास होता है वह सिर से पैर की तरफ होता है। पहले इसको हम सेपिलोकैडवल डायरेक्शन, सिर पूंछीय दिशा भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पहले बच्चे का सिर का डेवलपमेंट होती है, फिर धड़ बनता है, उसके बाद हाथ पैर डेवलप होते हैं। तो अपने जीवन के पहले सप्ताह में बालक मात्र अपने सिर को उठा पाता है, फिर 3 महीनों में वह अपनी आंखों की गति को कंट्रोल कर सकता है, 6 महीने में अपने हाथों पर कंट्रोल करना सीख लेता है, 9 माह में सहारा लेकर बैठना सीख लेता है, 1 वर्ष पूरा होने पर अपने पैरों पर कंट्रोल कर लेता है और चलना सीख लेता है। तो जो दिशा, जो क्या है हमारी ग्रोथ है, वो एक निश्चित दिशा में, एक सही डायरेक्शन में होकर चलती है। ये नहीं कि बच्चा पहले पैदा होते ही चल पड़ा, नहीं। तो ये कल आया था, सेपिलोकैडवल। और दूसरा देखो, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा। जो सिर से पैर की दिशा में जो होता है उसको सेपिलोकैडवल डायरेक्शन बोलते हैं, और जो दूसरा इससे उल्टा होता है, पैर से सिर की तरफ, उसको प्रोक्सिमोडेस्टल बोलते हैं, ठीक है। ये दो दोनों क्वेश्चन आते हैं आपके सी टेट में, या जो भी आप टेट करते हो उसके लिए। ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कल हमने पढ़ लिया हो। यस मैम, आपने होमवर्क में दिया था कि ये रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये हमने कर लिए थे लॉन्ग क्वेश्चन में। हाँ हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में सारे ही कर लिए थे, मेरे को तेरे से सुनना है। सुना भाई। यस मैम। जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करने वाले कोई हेरिडिटी से रिलेटेड 2 कारण बताइए। हेरिडिटी का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? मैम किसमें, फिजिकल डेवलपमेंट में? नहीं, ये बोला क्वेश्चन, मानव विकास को प्रभावित करने वाले 2 अनुवांशिकी कारकों का वर्णन कीजिए। किसकी, यानी कि तो मैम, हमारी हेरिडिटी का किस किस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो बता दो बस। मैम एक फिजिकल पर और एक मेंटल डेवलपमेंट पर। ठीक है। अब आज का टॉपिक था फिजिकल डेवलपमेंट, ये क्या होता है? फिजिकल वो होता है कि हमारा जो शरीर है वो किस तरीके से डेवलप कर रहा है, मतलब हमारे हाथ पैर किस, जैसे हमारे पेरेंट्स के रहेंगे उनके जीन्स जो होते हैं हमें मिलते हैं, उसी तरीके से हमारा भी डेवलप होता है मैम। ठीक है। अगला था कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है? मैम कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, जिसमें हम सोचना, किस तरीके से, किस सिचुएशन में किस तरीके से सोचना है हमें, और क्या से क्या सोल्यूशन निकालना है, इस पे बात होती है मैम। हाँ जी, वेरी गुड। और मोटर डेवलपमेंट? मैम मोरल भी हमारे माइंड से ही रिलेटेड होती है, इसमें भी वही चीजें आती हैं जो कॉग्निटिव में ही आती हैं। नहीं, वो मोरल बोला था, मैं बोल रही हूँ बेटा मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास। इसमें मैम हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। हाँ जी। Yes, और ma'am। सोशल डेवलपमेंट में? वो हमारे जो आसपास का वातावरण, हमें किस तरीके से रहना है उनके साथ, इसका डेवलपमेंट होता है उसमें, सोशल में, ठीक। सामाजिक। इमोशनल डेवलपमेंट? इमोशनल डेवलपमेंट में मैम हमारे हमारे अंदर इमोशन का डेवलपमेंट होता है कि हमें किस टाइम पे कैसे इमोशन रिएक्ट करने हैं, गुस्से का, खुशी का। और मोरल डेवलपमेंट आपने बता ही दिया पहले। अब ये दोबारा से आ गया आपका, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या इंगित करता है? ये एक्सप्लेन करो, ये अभी अभी समझाया था। 4th वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, 11th वाला। नहीं, 4th, हाँ 4th नहीं, 3rd वाला क्वेश्चन। 3rd वाला और 11th वाला सेम है।
इसमें क्या लिखोगे आप, विकास की दिशा का सिद्धांत? मैम विकास की दिशा का सिद्धांत में इसमें तो हम ये लिखेंगे कि जो बालक का विकास होता है वो एक सीक्वेंस वाइज होता रहता है, और इसमें पहले उनका सर बनता है, उसके बाद हाथ पैर बनने स्टार्ट होते हैं, सर से पैर की तरफ बढ़ता है ये विकास। चलो ठीक है, वेरी गुड बेटे। ठीक है, तो कल हम करेंगे इससे नेक्स्ट वाला। आज 11 तक तो आपको जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं ये करने हैं, और जो आज हमने किए हैं, कौन कौन सा किया है आज हमने? हमने शुरू किया था फिजिकल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन, उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट वाला किया है, और एक कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, और एक किया हमने प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यहाँ तक हमने किया है, और जो ह्यूमैनिटी साइकोलॉजी है या मानवतावादी मनोविज्ञान है, ये हम कल करेंगे। ठीक है बेटा? ओके मैम।